नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी 2018 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उनका आंसर किस प्रकार से देके आना था। प्रश्न पत्र आपको मैं जो आपका ये पीडीएफ अपलोड होगा टेलीग्राम पे उस समय प्रोवाइड करवा दूंगा और ये आंसर शीट भी आपको वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। किंतु यदि जब आप YouTube पे सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हम डायरेक्ट प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, मार्किंग आप वहाँ देख लीजिएगा। तो प्रश्न हमारा 5 था कि शिक्षा की तकनीकी का अर्थ क्या होता है। अब प्रश्न 1 2 3 4 कहाँ गए तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि जितने भी MCQs होते हैं, जो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, वो हम सभी पेपरों के पहले ही करा चुके हैं, इसलिए हम प्रश्न संख्या 5 से शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हम देखते हैं। शिक्षा की तकनीकी का अर्थ होता है कि जब हम माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल, शिक्षण की व्यू रचना यानी पढ़ाने की जो हम वो स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, और शिक्षण विधियों का हम जो प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और यही शिक्षा की तकनीकी है, जहाँ हम बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण कौशल को विकसित करते हैं, शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं और शिक्षण के एक स्ट्रक्चर व्यूह रचना तैयार करते हैं। अगला हमारे सामने प्रश्न था कि वर्चुअल कक्षा कक्ष क्या होता है। तो वर्चुअल कक्षा कक्ष का तात्पर्य है एक डिजिटल और स्मार्ट क्लासरूम से, जहां कंप्यूटर, OHP, इंटरेक्टिव पैनल का मतलब इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, इन सभी का प्रयोग किया जाए और ई लर्निंग जो है उसके माध्यम से करवाई जाएगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएं इसके माध्यम से, वर्चुअल कक्षा कक्ष के माध्यम से दी जा सकती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, CD प्लेयर क्या है और इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है। तो यह हमारा CD प्लेयर एक प्रकार का वीडियो प्लेयर है जिसमें वीडियो चलता है, यानी वीडियो उसके अंदर मेमोरी कार्ड की तरह उसके अंदर जो है पहले से होता है, यानी कि रिकॉर्ड करके वीडियो को उसके अंदर रखा जाता है और जब उसको पढ़ाना होता है तब उसको CD प्लेयर में लगाएंगे, CD को प्लेयर के अंदर लगाते हैं और वीडियो प्रदर्शित होता है, जिससे बालक को आवश्यकता अनुसार बार बार वीडियो दिखाकर अधिगम यानी सिखाया जाता है। अब इसके उपयोग क्या है तो समझते हैं। जब लैंग्वेज टीचिंग होती है, भाषा का शिक्षण होता है, तो उस समय इसको देखकर बालकों का उच्चारण सुधारा जा सकता है और इससे प्रभावी ढंग से दिखाकर चीज़ों को समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है दल शिक्षण। अब दल शिक्षण का प्रश्न पूर्व में भी 1-2 बार आ चुका है कि वह शिक्षण जिसके अंदर एक से अधिक जो टीचर होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक टीचर होते हैं, वह किसी एक ही विषय के एक बिंदु को अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों का उपयोग करते हुए बालकों को समझाते हैं, जिससे बालकों के जो गुणात्मकता है उसके अंदर सुधार आता है, यानी उनके अंदर क्वालिटी अब जो है इंक्रीज होती हैं और पढ़ाने की प्रक्रिया में भी जो है सुधार होता है, शिक्षण में सुधार इससे अवेलेबल हो जाता है और गुणात्मकता भी उसमें आती है। कंप्यूटर में आपसे इनपुट के बारे में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है कि जो आप काम करते हो उससे आपकी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर जो है डेटा जो है संग्रह करने में मदद हो रही हैं, जैसे कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ये तीनों ऐसी युक्तियां हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं, ऐसे उपकरण हैं जो डेटा को इनपुट करने में काम में लिए जाते हैं। स्कैनर से चीज़ कंप्यूटर के अंदर जाएगी, माउस का बटन क्लिक करने से चीज़ें जो हैं आपको अंदर जो है होती हुई दिखाई देगी। कीबोर्ड में भी ऐसे ही है, कीबोर्ड का भी कोई भी बटन हम प्रेस करते हैं तो आपको चीज़ें मॉनिटर पे शो होती हैं कि हाँ यहाँ से कुछ ना कुछ डेटा जो है उधर की तरफ बताया जा रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन हैं। तो यह आपके कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं। उसके बाद प्रश्न ये आया था कि अंडू और रीडू, जो हम पिछले पेपर में भी कर चुके हैं, 2016 वाले पेपर में हमने ये देखा था कि अंडू और रीडू क्या हैं। तो ये प्रश्न रिपीट ही हो रहे हैं। अंडू का मतलब होता है कंट्रोल जेड, यानी कि एक शॉर्टकट की है जिसका हम प्रयोग करते हैं कि कोई भी जो यूज़र हैं उसने पहले जो किया हुआ था उसमें चेंज करके उसने अभी का कुछ बनाया है, तो उसने जो अभी का कुछ बनाया है उसे जो पहले वाला जो था उसको वापस लाया जा सकता है। यानी कि यूज़र द्वारा जो अंतिम क्रिया की जाती हैं जो वर्तमान के लिए होती हैं, उससे पहले उसने क्या चीज़ बनाई थी या उसका डॉक्यूमेंट पहले कैसा था वैसा का वैसा उसे बनाया जाएगा अंडू के द्वारा, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। और अगर
इस अंडू को हटाना है। अंडू मतलब जो आपने पहले जैसा किया है उसको वर्तमान जैसा बनाना है, तो हम रीडू शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल वाई, जिससे वापस चीज़ें वर्तमान जैसी हो जाएगी। यानी अंडू करने के बाद रीडू उसमें चेंज करने के लिए होता है। तो यह आप प्रश्न संख्या 10 तक समझ चुके हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि कंप्यूटर हैकिंग क्या है। तो कंप्यूटर हैकिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से जो यूज़र होता है, जो उपयोग करता है कंप्यूटर का, उसकी बिना किसी इजाज़त के उसका डेटा हम उपयोग कर सकते हैं और उपयोग ही कर सकते हैं। उपयोग न सिर्फ उपयोग, उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो यह जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम हैकर कहते हैं। तो ये हम हैकिंग के बारे में भी जान चुके हैं कि किसी भी आदमी की इजाज़त के बिना उसका डेटा यूज़ करना या उसमें परिवर्तन करना, ये जो प्रक्रिया है ये पूरी कंप्यूटर हैकिंग वाली है और उस व्यक्ति को हम हैकर कहेंगे। अगला प्रश्न था कि मल्टीमीडिया का शिक्षा में उपयोग जो है वो क्या होता है। मल्टीमीडिया मतलब वीडियो, ऑडियो, जितने भी आपके सोर्स हैं जैसे टीवी हैं, वो एक मल्टीमीडिया हैं कि एक से ज़्यादा मीडिया का वहाँ यूज़ किया जा रहा है पढ़ाने या सिखाने के लिए। तो जब हम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग देखते हैं तो बड़ी बड़ी जो जटिल कॉन्सेप्ट हैं, जो टफ चीज़ें हैं, उसको ईजी वे में यहाँ से प्रेजेंट किया जा सकता है। एनसाइक्लोपीडिया, संपूर्ण विश्व का जो ज्ञान है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि जब आप कुछ भी सर्च करने जाएँ तो आपको आसानी से उसके रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएँ। विज्ञान जैसा जो विषय होता है जहाँ जो चित्र होते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है और जटिल जो डायग्राम हैं उनको और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं जिनको इजी वे में नहीं समझा जा सकता है बोलने मात्र से, तो उसको आसानी से यहाँ मल्टीमीडिया का यूज़ करते हुए सिखाया जा सकता है। जो प्रौद्योगिकी हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, उसमें पढ़ाना और सिखाना दोनों ईजी हो चुका है। जैसे कि हम ये पढ़ना चाहें कि रॉकेट किस प्रकार से काम करता है, रॉकेट ऊपर जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, तो ये हम टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो मल्टीमीडिया का यह उपयोग है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ऑनलाइन शिक्षा का अगर हम अर्थ देखें तो ऑनलाइन इंटरनेट और अन्य श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा को ग्रहण करना घर बैठे, तो ये ऑनलाइन शिक्षा है। इसके दो लाभ और दो हानि आपको लिखनी है। तो दो लाभ ये हैं कि इससे सभी तक जो है शिक्षा के अवसर पहुंच चुके हैं। इससे जब हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाते हैं तो हमें बुक्स वगैरह इनकी आवश्यकता कम पड़ती है, यानी कि हम एक तरह से पर्यावरण की बचत कर रहे हैं, पेड़ों की बचत कर रहे हैं, कागज़ की बचत कर पा रहे हैं। अगला है हानियाँ क्या हैं कि जब ये ऑनलाइन शिक्षा है तो केवल तकनीकी दक्ष यानी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं उसको इसका फ़ायदा ज़्यादा पहुंचेगा। जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं है उसको इसका फ़ायदा नहीं पहुंचता है। विद्यार्थी पुस्तकों से दूर हो जाता है और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो वार्तालाप है, वो भी इसके माध्यम से कम हो जाता है क्योंकि विद्यार्थी केवल क्लास को देख पा रहा है, वो शिक्षक से बात नहीं कर पा रहा है। तो यह इंटरेक्शन इससे कम हो जाता है। तो ऑनलाइन शिक्षा के हम फायदे और नुकसान देख चुके हैं। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। आपको मैंने बताया था कि बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन विधि को दिया है। अब यह दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोग में आने वाली विधि है जहां घर बैठे इस तकनीक का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी को शुरू से लेकर अंत तक का उसका जो व्यवहार होता है उसको मूल्यांकन करते हुए उसको सेल्फ स्टडी की सामग्री दी जाती है, जहां विद्यार्थी खुद उस भेजी गई सामग्री का स्व अध्ययन करता है, उसे समझता है और सक्रिय खुद बना रहता है क्योंकि खुद को ही पढ़ना है, खुद को ही समझना है। फिर उसके बाद जो विद्यार्थी जो चीज़ें रेस्पॉन्स करता है उससे फीडबैक लिया जाएगा, प्रतिपुष्टि ली जाएगी और विद्यार्थी को उससे रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन मिलता है और इस पुनर्बलन के माध्यम से अनवरत यानी लगातार विद्यार्थी सीखता रहता है। बाद में विद्यार्थी का जो मूल्यांकन है, जो उसने किया है उसका फीडबैक उसको सतत मूल्यांकन यानी सीसीई के माध्यम से लिया जाता है। एक चरण होने के बाद दूसरा चरण उसको करवाया जाता है, यानी सभी फ्रेम्स में, यानी फ्रेम्स का मतलब होता है जो उसको पढ़ने के लिए दी गया है सामग्री उसको, तो एक फ्रेम में दूसरे फ्रेम से क्या बदलाव आया है, कमी है तो उसको सुधारा जाएगा। तो ये मूल्यांकन करते हुए सिखाया जाता है जिससे एक तरीके से अच्छे सर्वांगीण रूप से बालक का विकास हो पाता है। तो यह अभिक्रमित अनुदेशन विधि है। अगला आपके सामने प्रश्न है एमएस एक्सेल
तो एम एस एक्सेल क्या है, इसको प्रारंभ कैसे किया जाए। तो एम एस एक्सेल एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्कशीट या वर्कबुक बनाने में काम में आता है। और इसको प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम विंडो जो की होती हैं या विंडो जो बटन है विंडो टेब वाला, उस पर जाएंगे। फिर उसके बाद एम एस ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। फिर एम एस ऑफिस के अंदर एम एस एक्सेल जो है उस ऑप्शन पर क्लिक करके हम उसको प्रारंभ करेंगे, जहाँ हमें एक एक्सेल वर्कबुक दिखाई देगी। तो हमारे पास एक लोगो होता है जो आपके इसका है, क्या नाम है आपकी विंडो का। तो विंडो का जो लोगो होता है उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एम एस ऑफिस जो है आपका एक समूह है सॉफ्टवेयर्स का, उस पर जाएंगे। एम एस ऑफिस के अंदर एम एस एक्सेल नाम से आपका एक सॉफ्टवेयर है, उस पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपको एक वर्कबुक दिखाई देगी और उस वर्कबुक के अंदर कई सारी शीट्स होती हैं जिनको हमें बनाना है, जिस पे डेटा का उपयोग करना है। तो इस प्रकार हम चीज़ों को आसानी से ही बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये हम सीख चुके हैं कि एक्सेल को किस प्रकार से ऑन किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं कुछ शॉर्टकट की के फुल फॉर्म के ऊपर, कुछ आपके शॉर्ट टर्म्स के फुल फॉर्म पर। जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आपके रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर हो गया रीड ओनली मेमोरी। और ऐसे ही आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका हो जाएगा, रैम का, और सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रकार आपको 3 शॉर्टकट की याद रखनी है। आगामी कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से आगे की चीज़ें समझाने वाला हूँ, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग क्या है। इंटरनेट मतलब जिससे ऑनलाइन माध्यम से आपको सुविधाएं मिल रही हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे विद्यार्थी ई लर्निंग कर पा रहा है, उसको भौगोलिक बाधाओं का कोई डर नहीं है, यानी कि उसको वहाँ जाके नहीं पढ़ना पड़ रहा है। जिस परिवेश में जो है ऑफलाइन क्लासें हो रही हैं, वो घर बैठे भी शिक्षा को प्राप्त कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा तकनीकी विकसित की हैं इंटरनेट ने, जिससे शिक्षण कार्य आसान हुआ, यानी कि पढ़ना और पढ़ाना दोनों सिंपल हुआ है। और सभी प्रकार का जो कंटेंट है, शैक्षिक सामग्री है, वो इंटरनेट पे इतनी आसानी से उपलब्ध हैं कि विद्यार्थी का समय और धन दोनों की बचत हो जाती है। जैसे गूगल है, गूगल एक इंटरनेट माध्यम से प्रोवाइड आपका ऐसा कहें जो माध्यम है जिसके माध्यम से आपको सभी पढ़ाई से संबंधित सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है कि कुछ आपको एम एस वर्ड के अंदर की दी गई हैं, उस की का उपयोग आप कैसे करते हैं। जैसे कट, कट का आपको शॉर्टकट की बताना होता है कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स जब आप प्रेस करते हो तो जो डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है उसके अंदर जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उस टेक्स्ट को वहाँ से हटाया जाएगा, और वो जो हटाया गया टेक्स्ट है उसको आप कहीं पे भी पेस्ट यानी कि चिपका सकते हैं, वहाँ दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। कॉपी एक ऐसा कमांड है एम एस वर्ड के अंदर जिससे डॉक्यूमेंट को, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको कॉपी करके यानी एक जगह से दूसरी जगह पे उसकी एक कॉपी यानी प्रति तैयार कर सकते हैं। यानी कि एक अतिरिक्त प्रति डॉक्यूमेंट की बनानी है तो कंट्रोल सी करेंगे, और जो प्रति आपने कॉपी कंट्रोल सी करके बनाई है उसको किसी दूसरी जगह पे उपयोग करना है तो कंट्रोल वी यानी पेस्ट कमांड का उपयोग करते हैं। और इस पेस्ट कमांड के अंदर भी एक ऑप्शन और है पेस्ट स्पेशल, इसकी शॉर्टकट की है अल्ट कंट्रोल और वी। इसका प्रयोग करने से हमें पेस्ट करने के भी कई सारे ऑप्शंस और लिंक प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे हम ये कर पाते हैं कि यदि हमें फ़ोटो और चित्र एक साथ कॉपी कर रखा है तो उसमें से हम फ़ोटो को हटाकर टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, और उसके जो टेक्स्ट हुआ जो आपने कॉपी किया है टेक्स्ट, उसको हम लिंक के माध्यम से कहीं और जगह भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हम कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल को सीख चुके हैं। आगे हम देख रहे हैं प्रयोग कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का शिक्षा में क्या उपयोग है शिक्षा के क्षेत्र में। तो सबसे पहला ये है कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का हम शिक्षक जो हैं छात्रों को अलग अलग तरीके से जानकारी दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे हम वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और टूल्स का प्रयोग करते हुए बच्चों को समझाएं। दूसरा है कि शिक्षक छात्रों की शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, जो पढ़ाते हैं उसको जो है सेव भी कर सकते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के माध्यम से। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शिक्षक एक ही जानकारी को बार बार रिपीट करने के और बार बार लिखने के काम में जो है उस समय को कम करता है। यानी कि आपके सामने कोई भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है
तो उसमें एक बार जानकारी सेव है तो आपको बार बार किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। लिखा हुआ वीडियो के रूप में या चित्र के रूप में आपको वो कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो आपके समय की बचत होती हैं। अगला है मल्टी मीडिया प्रोजेक्ट्स हैं। अलग अलग रफ्तार से किए जाने वाले, अलग अलग रफ्तार से सीखने वाले जो छात्र हैं उनको भी यहाँ शामिल किया जा सकता है। यानी कि कोई धीमे सीखता है, कोई औसत गति से सीखता है, कोई बहुत ही तेज़ गति से सीखता है। तो सभी प्रकार के बच्चे यहाँ सीख सकते हैं। धीमी गति से सीखने वाला छात्र हो तो उसको स्लाइड्स के माध्यम से सिखाया जाता है, या वीडियो क्लिप्स का हिस्सा जो है हम उसको चला के बार बार चीज़ें समझ सकते हैं। कोई धीमी गति से सीख रहा है तो जो लिखा हुआ मैटर था उसको या वीडियो क्लिप्स को बार बार रिपीट करके उसको भी सिखाया जा सकता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से शिक्षक और छात्रों के दोनों में सीखने का अनुभव एक नया मिल जाता है, और इसके माध्यम से सूचना संप्रेषण जो तकनीकी हैं उसका सही तरीके से प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये हम आज 2018 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुके हैं। ये पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी जो प्रश्न आज हमने किए हैं ये आपको कैसे लगे? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं भी आई है तो आप इस जो पीडीएफ है इसको पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आप खुद कैपेबल हैं। मुझे आपकी योग्यताओं पे किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। आप पे मैं बहुत प्राउड फील हूँ कि आप खुद एक अच्छे शिक्षक बनने की राह पर चल रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और भी वीडियोज़ आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।